एल्केन्स एवं हेलोएरिन्स 12th क्लास का ये पहला चैप्टर है हमारे पास। चाहे नीट के लिए और चाहे बोर्ड्स के लिए कभी भी रिवीजन करना हो तो उसके लिए आपके पास ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। लुकास अभिकर्मक, इसको अपन टेस्ट भी बोलते हैं। ये एल्कोहल को अलग अलग करने के काम आता है। इसके नेम में फ्लोरीन है वो फ्लोरीन नहीं बनाएगा, आयोडीन बनाएगा, और जिसके नेम में हमारे पास फ्लोरीन नहीं है वो हमारे पास फ्लोरीन बनाता है। ये सिर्फ याद करने का तरीका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया बेटा माइंड मैप में हेलो एल्केन्स एवं हेलोएरिन्स 12th क्लास का ये पहला चैप्टर है हमारे पास। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर की काफी सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। जब मैंने आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि ये एक ऐसा चैप्टर हाइड्रोकार्बन जो आपको आगे आने वाले 12th क्लास में जो भी चैप्टर्स आएंगे वहां पर सभी में इसका कुछ ना कुछ योगदान रहने वाला है। क्लियर? इस माइंड मैप की हेल्प से आप क्या मतलब इस माइंड मैप की क्या हेल्प ले सकते हो, आप किस किस चीजों में ये यूज में आने वाला है आपके। तो पहला, आपको चाहे नीट के लिए और चाहे बोर्ड्स के लिए कभी भी रिवीजन करना हो तो उसके लिए आपके पास ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत ही कम टाइम में आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका यह है कि जब कभी भी आपको मतलब ऑब्वियस है अभी जैसे ही चैप्टर एंड होगा तो आपको ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर कौन सी चीजें ऐड करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो उस चीज में भी आपको यहां पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इन चीजों के हेल्प के साथ आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो बहुत ही आसानी से, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहां पर आज जो हम सबसे पहले यहां पर क्या क्या डिस्कस करने वाले उसके बारे में बात कर लेते हैं। है एल्किल एलाइड के विरचन की विधियां, हेलोएरिन की विरचन की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। विरचन यानी कि प्रिपरेशन मेथड, हिंदी माध्यम के छात्र हो तो आप सभी को पता होगा। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में। तो अगर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करूं तो सबसे पहले एलाइलिक, हिंदी में बोले तो एलिलिक। तो एलिलिक जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, RCH द्विबंध CH, और यहां पर ये जो कार्बन है ये मतलब sp2 संकृत कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कौन सा हो, sp3 संकृत हो, उससे जुड़ा हुआ उस कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन अगर है तो उसको बोलेंगे अपन एलिलिक हैलाइड। क्लियर? दूसरा आता है बेंजिलिक। बेंजिलिक क्या होता है हमारे पास, बेंजीन जो होता है ये बेंजीन है और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन CH2 उससे क्या होना चाहिए, हेलोजन। ये हमारे पास बेंजिलिक है। क्या इसमें ये जरूरी है कि इस कार्बन पर CH2 ही हो? कोई जरूरी नहीं, यहां पर और R ग्रुप भी आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग डिग्री चेंज हो जाएगा बस। ये 1 डिग्री बेंजिलिक है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। देन आता है हमारे पास वाइनिलिक या इंग्लिश में बोले तो विनाइलिक, विनाइल बोल देते हैं हमारे पास। ये आता है sp। देखो इसमें जो कार्बन है उसका संकरण sp3 है, चाहे इसको कार्बन को देख लीजिए चाहे इस कार्बन को देख लीजिए। बट अगर अपन बात करें बेटा यहां पर तो यहां पर दोस्तों क्या रहने वाला है, RCH द्विबंध CH और यहां पर ये X। तो इस कार्बन का अगर संकरण चेक करते हो आप तो sp2 दिखाई देता है। साथ ही साथ में अगर एरिल की बात करोगे तो एरिल में भी हमारे पास बेंजीन के साथ सीधा X जुड़ा हुआ है, तो यहां पर भी इस कार्बन का जो संकरण है वो कौन सा है, sp2। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं हमारे पास यहां पर इसके CX जो बंध है उसकी प्रकृति के बारे में, उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो CX बंध के अगर नेचर की प्रकृति की बात करें तो देखो हमारे पास C और X जो है कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, इसलिए इसके ऊपर आंशिक धनावेश और हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश होता है, यानी कि ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, ध्रुवीय। अब अगर ध्रुवीय प्रकृति का होता है तो इसके अपन द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बंध लंबाई की अगर मैं बात करूं तो बंध लंबाई में हमारे पास CF की बंध लंबाई सबसे कम, देन CCl, देन CBr और उसके बाद क्या आएगा CI की बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आयोडीन का साइज आकार सबसे बड़ा है। क्लियर? देन आता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण में हमारे पास आपको पता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, इसलिए RF का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा, देन RCl, देन RF और उसके बाद आएगा बेटा RCl के बाद आ गया RBr और उसके बाद आ गया हमारे पास RI। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर RCH3 हुआ तो उस वाले केस में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये CH3F की जगह CH3Cl आ जाएगा। क्लियर? और यहां पर क्या आएगा CH3F, ये आपने आपकी क्लास में पढ़ा होगा। देन आएगा हमारे पास CH3Br
और देन आएगा हमारे पास CH3I। ये हमारे पास क्रम रहता है द्विध्रुवा गुण का। ये NCERT की ही टेबल है, यहां से भी आप ये चीज देख सकते हो। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं भाई विरचन की विधियां यानी कि प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एल्कोहल से किस तरीके से बनाते हैं। तो एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं NaX यानी कि X माइनस के साथ कराऊं सीधे तौर से, तो यहां पर मैं बता देता हूं कि भैया RX नहीं बनता है, ये नहीं बनेगा। सबसे पहले मेरे को ये चीज बतानी है, क्योंकि OH माइनस डायरेक्टली नहीं निकलता है, ये इतना अच्छा निष्कासित समूह नहीं है। क्लियर, OH माइनस इतना अच्छा निष्कासित समूह नहीं है, लिविंग ग्रुप नहीं है। क्लियर, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, H प्लस इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए H2SO4 यूज करते हैं अपन, या PCl5 आता है, PCl3। तो इन सभी के साथ यहां पर बन जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास RBr आ जाएगा प्लस NaHSO4, NaHSO4 आ जाएगा हमारे पास, और साथ में H2O ये बन जाएगा। यहां पर अगर बात करें तो PCl5 RCl बनेगा ही, साथ ही साथ में यहां पर देखो इस तरीके से याद रख सकते हो कि PCl5 में क्लोरीन 5 है और यहां पर PCl3 में कितने क्लोरीन है, 3। तो PCl3 में अगर कम क्लोरीन है तो यहां पर जो साइड प्रोडक्ट है, सह उत्पाद, उनमें क्लोरीन नहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा H3PO3, क्योंकि भाई यहां पर कम थे बट यहां पर ज्यादा है, तो इसके सह उत्पाद बनेंगे, उसमें भी क्लोरीन मिलेगा, POCl3 और HCl। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए कि दिमाग में किस तरीके से याद रख सकते हो। उसके साथ साथ आप ऑक्सीकरण अंक से भी याद रख सकते हो, क्योंकि यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीकरण +5 है, तो इसके सह उत्पाद में भी +5 मिलेगा। यहां इसका +3 है, तो इसके सह उत्पाद में भी फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +3। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्कोहल से, अपन पढ़ रहे हैं डार्जन अभिक्रिया। ये सबसे बेस्ट मेथड है क्या बनाने का, एल्किल हैलाइड बनाने का एल्कोहल से। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास यहां पर ROH के अलावा बाकी जो दो सह उत्पाद बनते हैं SO2 वो भी गैस होती है और HCl भी गैस होती है। इसमें दो चीजें और भी महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि अगर मैं पिरीडीन की उपस्थिति में अपन अभिक्रिया कराए, किसकी उपस्थिति में कराए, पिरीडीन की उपस्थिति में अगर ये अभिक्रिया कराए, पिरीडीन की उपस्थिति अगर हो तो ये जो अभिक्रिया है वो SN2 क्रिया विधि को फॉलो करेगी। किसको करेगी, SN2 क्रिया विधि। तो यहां पर क्या आएगा, SN2 क्रिया विधि आती है। अगर यहां पर क्या हो, अगर हमारे पास पिरीडीन की उपस्थिति हो, अगर पिरीडीन उपस्थित नहीं है तो उस वाले केस में यहां पर अगर पिरीडीन क्या है, अनुपस्थित, अगर पिरीडीन क्या है हमारे पास, अनुपस्थित, तो उस वाले केस में यहां पर जो अभिक्रिया रहती है वो रहती है SNI। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यह है कि यहां पर जो होता है वो होता है इन्वर्जन। क्लियर, इन्वर्जन का मतलब क्या है, प्रतिलोपन। मतलब अगर R विन्यास रहा तो S हो जाएगा, S विन्यास है तो R हो जाएगा। जबकि SNI में क्या होता है हमारे पास, धारण। धारण का मतलब क्या है बेटा, आप सभी को पता होगा, रिटेंशन। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वही रहने वाला है। क्लियर, मेरे हिसाब से इस चीज में आपको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट तनाव जैसी कोई चीज नहीं होगी। डन है। अब आता है हमारे पास एक और महत्वपूर्ण है एल्कोहल से बनाने का, वो है लूकास अभिकर्मक। क्या है, लूकास अभिकर्मक। तो अगर मैं लूकास अभिकर्मक की बात करूं तो सबसे पहली बात यही क्वेश्चन आ जाता है कि लूकास अभिकर्मक होता क्या है। तो लूकास अभिकर्मक क्या होता है हमारे पास, सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2। कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को क्या बोलते हैं अपन, लूकास अभिकर्मक बोलते हैं। क्लियर, ये क्या करता है हमारे पास, यहां पर ROH एल्कोहल है, उसके साथ अपन अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, लूकास अभिकर्मक को मैं शॉर्ट में LR लिखूंगा। क्या लिखूंगा, LR, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास ZnCl2 और HCl के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ करता है, HCl और ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये RCl का यहां पर गंधलापन बनता है। क्या बनता है, गंधलापन, जिसको इंग्लिश में टर्बिडिटी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये जो गंधलापन आता है
वो RCl की वजह से आता है, एल्कोहल की वजह से नहीं होता, एल्कोहल तो विलय होते हैं हमारे पास। क्लियर है? तो ये बन गया। अब इसी जो ये टेस्ट है लुकास अभिकर्मक, इसको अपन टेस्ट भी बोलते हैं, ये एल्कोहल को अलग अलग करने के काम आता है, मतलब पहचानने में। 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, कैसे? क्योंकि अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है तो ये तुरंत, यानी कि मतलब 5 से 10 सेकंड बोल सकते अपन, या 1 से 2 मिनट में गंधलापन दे देगा, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए हमारे पास यही 2 डिग्री एल्कोहल है तो इस वाले केस में ये 5 से 10 मिनट लेता है। 5 से 10 मिनट में क्या बनेगा हमारे पास? ये गंधलापन आएगा। क्लियर? और अगर मैं इसकी बात करूं हमारे पास, तो कमरे के तापमान पर, कमरे के ताप पर गंधलापन नहीं आता है, नहीं मिलता है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका रीजन ये है हमारे पास कि अगर आप बात करोगे यहां पर हमारे पास इसके साथ, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर जो अभिक्रिया होती है 3 डिग्री में SN1 अभिक्रिया होती है, तो जितनी जल्दी रिएक्ट करेगा उतनी हमारे पास फास्ट बनेगा। यहां पर अगर 2 डिग्री में बात करें तो हमारे पास SN2 होती, सॉरी SN1 ही होगी, बट यहां पर हमारे पास अब जो SN1 वगैरह नहीं होती है, अब हमारे पास SN2 होने लग जाती है। और क्रियाशीलता की अगर बात करोगे तो 3 डिग्री ज्यादा है, क्योंकि 3 डिग्री में कार्बन आयन ज्यादा अच्छा बनेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और यहां पर अगर देखो तो 1 डिग्री और MeOH में मैंने MeOH की क्रियाशीलता ज्यादा बनाई हुई है। उसका कारण यह है क्योंकि यहां पर जो अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो SN2 है, और SN2 MeOH में ज्यादा अच्छी होती है। SN2 अभी अपन आगे बात करेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है? तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी, मेंस के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी, सभी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन से। तो ये अभिक्रिया अपन सारी की सारी पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। यहां पर एल्केन से जो हमारे पास है RX प्लस HX बन जाएगा। अगर अपन एल्कीन से बनाए हमारे पास, तो एल्कीन से भी ये अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं। एल्कीन से हमारे पास क्या बनेगा? अगर नॉर्मली अपन HX के साथ करा रहे हैं तो RCHX मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार हमारे पास रिएक्शन होगी। बट अगर यहां पर HBr के साथ में पेरोक्साइड लगा दिया तो एंटी मार्कोनिकोफ बनेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? RCHH, और यहां पर आ गया CH2X। X में भी क्या आएगा हमारे पास? फिक्स है कि ये Br ही होगा, क्योंकि जब HBr होता है और पेरोक्साइड होगा तभी हमारे पास क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोफ नियम लगता है। Br2CCl4 में बस द्विबंध को तोड़ना है और क्या कर देना है? Br लगा देना है। ये अपन ने पहले बात की हुई। यहां पर एंटी उत्पाद बनता है, मतलब एक Br अगर वेज पर है तो दूसरा डैश बॉन्ड पर होगा। सेम चीज यहां पर है। यहां पर हमारे पास जो होता है HOBr बनता है, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन इसने ही, वो होता है बेटा Br+, जबकि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है Br2। ये चीज पूछी जा सकती है, जेईई मेंस में पूछी हुई है, तो नीट में पूछी जा सकती है। क्लियर? यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या आ जाएगा? R, और ये आ गया CH, यहां पर आ गया OH, और यहां पर आ जाएगा CH2, और ये आ गया Br। क्लियर? यहां पर इलेक्ट्रॉन इसने क्या होता है दोनों रिएक्शन में, वो चीज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहां पर हेलोजन विनिमय द्वारा। ये दो नेम रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली हमारे पास फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। फिंकलेस्टीन अभिक्रिया में क्या है हमारे पास कि एल, मतलब विनिमय क्या है? मतलब विनिमय मतलब एक्सचेंज। विनिमय का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता होगा, एक्सचेंज। ये हमारे पास एक्सचेंज रिएक्शंस है, मतलब एक एल्किल हैलाइड दे रखा है, उसी से दूसरा एल्किल हैलाइड बनाना हो तो किस तरीके से अपन बना सकते हैं। तो उसके हमारे पास दो अभिक्रिया है। एक है फिंकलेस्टीन। फिंकलेस्टीन में क्या होता है हमारे पास कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन कराते हैं NaI के साथ, और जब इसकी अभिक्रिया कराता हूं मैं तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर RI बन जाता है। तो फिंकलेस्टीन अभिक्रिया से हमारे पास क्या बनता है? RI। यहां पर जो विलायक होता है वो होता है हमारे पास एसीटोन। विलायक जो होता है वो कौन सा होता है? एसीटोन विलायक यूज करते हैं अपन, या कीटोन यूज कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज यहां पर X जो है वो ClBr। तो ये ली चैटेलिए का जो सिद्धांत है उस पर अभिक्रिया होती है, इसलिए अपन यहां पर एसीटोन विलायक लेते हैं, जिसमें X अगर हमारे पास क्लोरीन Br रहता है तो NaCl और NaBr की PPT बन जाती है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं जिसको, है ना, वो बन जाता है हमारे पास। क्लियर है? नेक्स्ट आता है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है हमारे पास? अगर RX की अभिक्रिया AgF के साथ, या फिर मतलब हैवी मेटल्स, भारी तत्व,
भारी धातु के साथ के फ्लोराइड हो, Hg2F2 हो, क्लियर, या फिर हमारे पास Hg2F2 हो गया, COF2 हो सकता है कोबाल्ट, या फिर SbF3 हो सकता है, इनमें से कोई भी हो तो ये इसके साथ अभिक्रिया करके यहां पर क्या बनाएगा, RF बनाता है। तो ये फ्लोराइड बनाने के काम आता है ये आयोडाइड। याद किस तरीके से रख सकते हो आप, ऐसे याद रख सकते हो, फिंक्लेस्टीन में फिंक्लेस्टीन आ रहा है मतलब F आ रहा है, F मतलब फ्लोरीन, तो जिसके नेम में फ्लोरीन है वो फ्लोरीन नहीं बनाएगा, आयोडीन बनाएगा, और जिसके नेम में हमारे पास फ्लोरीन नहीं है वो हमारे पास फ्लोरीन बनाता है। ये सिर्फ याद करने का तरीका, जिससे कि आप भूलो ना कि मिस ना, ऐसा नहीं कि पता चले कि फिंक्लेस्टीन में आप फ्लोरीन बना रहे हो और स्वार्ट्स में आयोडीन बना रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखनी है बस, क्लियर है। यहां पर जो क्रियाविधि है वो SN2 क्रियाविधि होती है, कौन सी होती है, SN2, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहां पर अब हम बात करते हैं भौतिक गुण के बारे में, मतलब जो भी हमारे पास एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड्स थे जो हमारे सिलेबस में थे वो हो गए हैं, क्लियर। अब हमारे पास यहां पर आता है क्वथनांक की अगर बात करें जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, तो आप सभी को पता है, अपन ने पहले भी बात की है कि ये निर्भर करता है अणुभार पर। किस पर निर्भर करता है, अणुभार पर, और इसी वजह से अगर मैं बात करूं आपसे तो RI का क्वथनांक ज्यादा होता है RBr से, और RBr का अणुभार ज्यादा, RBr का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है किससे, RCl से, और RCl का ज्यादा होता है RF से, क्लियर। ये अपन ने हाइड्रोकार्बन में भी बात की हुई है। दूसरा हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब दूसरा जो भौतिक गुण है वो है हमारे पास गलनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। गलनांक हमेशा ही सममिति पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, सममिति पर। और अगर मैं यहां पर सममिति की बात करूं तो ये हमारे पास क्लोरीन दे रखा है, ये हमारे पास पैरा है, देन हमारे पास आता है ऑर्थो, और सबसे कम जो सम्मित है वो रहता है हमारे पास मेटा वाला। तो ये एनसीईआरटी में बेटा डेटा दिया हुआ है टेबल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है, याद रखना है, क्लियर। घनत्व की बात करें तो जैसे जैसे हमारे पास आर ग्रुप बढ़ता, मतलब हैलोजन का साइज बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जाएगा। तो मतलब RI, RBr, और देन क्या आ गया RCl, और उसके बाद क्या आ गया RF। यहां पर एक चीज और है, किसमें, जब अपन क्वथनांक की बात करते हैं उसमें, वो क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये तो हो ही गया, साथ ही साथ में जो क्वथनांक है अगर अणुभार समान है तो अपन यहां पर बोलेंगे कि जितना ज्यादा श्रृंखलन होगा उतना अणुभार कम होता है। ये चीज अपन ने हाइड्रोकार्बन में बात की थी, अगर श्रृंखलन बढ़ेगा तो उससे उसका जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास क्षेत्रफल जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वॉन्डरवाल जो बल है वो क्या हो जाते हैं, कम, और उसकी वजह से क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीजें आती है वो अब है हमारे पास इनके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में जनरली सामान्यतः 3 तरीके की अभिक्रिया है, कौन कौन सी है, एक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है हमारे पास, अच्छा नाभिक स्नेही है नाभिक रागी एक ही बात है, दूसरा है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन। ये वाली सभी अभिक्रियाएं अपन हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं, ये सभी अभिक्रिया अपन किस में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। ये सब अभिक्रिया हमारी हाइड्रोकार्बन में हो गई है, अपन को मेनली ये पढ़नी है। धातुओं के साथ अभिक्रिया भी हमारे पास हो चुकी है, धातुओं के साथ जो वुड्ज अभिक्रिया थी वो सारी चीजें हमारे पास हाइड्रोकार्बन में हो चुकी है। ये अभिक्रिया भी कहां पर हो चुकी है बेटा, हाइड्रोकार्बन में अपन कर चुके हैं, क्लियर, हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। हाँ, और ये दोनों ही अभिक्रियाएं आपके बोर्ड में भी है, नीट में तो होंगी क्योंकि 11 12 दोनों का है, बट बोर्ड्स में भी है क्योंकि यहां पर दे रखी है, तो आपको ये वाली चीजें वहां से पढ़नी होंगी, ये वाली चीजें वहां से पढ़नी होंगी। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हमारे पास इन अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले, जो कि हमारे पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इनको पढ़ने से पहले हमें विलायक के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए, विलायक। तो अगर मैं विलायक के बारे में बात करूं तो भाई साहब हमारे पास 2 तरीके के विलायक होते हैं, एक होता है ध्रुवीय, एक अध्रुवीय। देखो विलायक की या किसी की भी ध्रुवीयता की जब बात की जाती है तो वो बात की जाती है उसके द्विध्रुव आगुण से। अगर बोल रहे हैं कि ध्रुवीय विलायक है जिसको बोलते हैं अपन पोलर सॉल्वेंट, इसका मतलब यह है कि उसका द्विध्रुव आगुण जो है, जिसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं अपन इंग्लिश भाषा में, द्विध्रुव आगुण जो है वो नॉन जीरो रहने वाला है, मतलब शून्य नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो है। बट अगर मैं बोल रहा हूं उसको क्या कि हमारे पास ये क्या है,
ये हमारे पास अध्रुवीय विलायक है। इसका मतलब ये है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना रहने वाला है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 रहने वाला है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना रहने वाला है, 0। अब हमारे पास ये चीज आ गई। अब ध्रुवीय विलायक की अगर बात करें तो ध्रुवीय विलायक दो तरीके होते हैं। एक ऐसे जो विलायक H प्लस देते हैं, H प्लस यानी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी कि जो प्रोटिक विलायक है। तो ये ऐसे विलायक है जो क्या देते हैं, H प्लस देते हैं। ये ऐसे विलायक है जो क्या देते हैं, H प्लस देने वाले, H प्लस देने वाले हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटिक विलायक बोलते हैं। तो इनमें कैसे पहचानेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युतऋणी परमाणु से जुड़ा होगा। हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़ा होगा, अधिक विद्युतऋणी परमाणु से। जैसे हमारे पास HOH हो गया, एल्कोहल हो गया, तो यहां पर O से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी O से जुड़ा हुआ है। NH3 अमोनिया हो गया, ये सब क्या है, प्रोटिक विलायक होंगे। अप्रोटिक विलायक में यहां पर हमारे पास H प्लस नहीं देंगे। ये इसका मतलब क्या है कि ध्रुवीय तो है बट H प्लस देने वाले नहीं है। H प्लस क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन जो है वो अधिक विद्युतऋणी परमाणु से जुड़ा नहीं होगा। क्लियर। तो यहां पर इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये हमारे पास एसीटोन है, ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DMSO। ये है हमारे पास DMF, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, फॉर्म मतलब एक कार्बन है। ये है DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड। और इसके अलावा ईथर वगैरह है, वो भी हमारे पास कौन से है, पोलर यानी कि ध्रुवीय तो है बट एप्रोटिक है। कौन से है, एप्रोटिक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युतऋणी परमाणु के साथ जुड़े नहीं होते हैं। दूसरे आते हैं अध्रुवीय विलायक। बोले सर अध्रुवीय विलायक तो सिंपल है, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन वगैरह, ये सारी चीजें जो हमारे पास है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं हमारे पास किसके बारे में, नाभिक स्नेहिता जो है। तो नाभिक स्नेहिता हमारे पास जितना इजीली आप इलेक्ट्रॉन दे सकेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेहिता बोलते हैं। तो नाभिक स्नेहिता जो है वो विलायक पर निर्भर करती है। तो अगर हमारे पास प्रोटिक विलायक दे रखा है तो उसकी नाभिक स्नेहिता, उसमें I- की नाभिक स्नेहिता ज्यादा होती है, देन Br-, देन Cl-, और देन क्या होता है हमारे पास F-। बट अगर एप्रोटिक विलायक दे रखा है तो उस वाले केस में इस नाभिक स्नेहिता का क्रम जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि F- सबसे अच्छा, देन Cl-, देन Br-, और देन आएगा I-। इसके अलावा हमारे पास नाभिक स्नेहिता जो है वो कुछ और भी तत्व है जिन पर निर्भर करती है, मतलब कुछ और भी कारक है जिन पर निर्भर करती है। वो कौन कौन से हैं, अगर मैं आपसे बात करूं हमारे पास नाभिक स्नेहिता के बारे में, तो नाभिक स्नेहिता जो है, अगर हमारे पास सेम परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है तो उस वाले केस में नाभिक स्नेहिता जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है त्रिविम बाधा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, त्रिविम बाधा के, त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसमें अगर आप बात करोगे तो हमारे पास बहुत ही साधारण सा उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको, CH3CH2O-, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा नाभिक स्नेही है, किसके कंपेयर में, अगर अपन इसको कंपेयर करें CH3CCH3 और O-, मतलब टर्सरी ब्यूटोक्साइड के कंपेयर में, क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा है, यहां पर त्रिविम बाधा कम है। क्लियर है। उसके अलावा अगर मैं वर्ग में बात करूं, वर्ग में बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक स्नेहिता क्या होती है, बढ़ती है, नाभिक स्नेहिता बढ़ती है। नाभिक स्नेहिता क्या होगी बेटा, बढ़ती है। और अगर मैं बात करूं हमारे पास पीरियड में, यानी कि आवर्त में अगर बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, आवर्त में जो है नाभिक स्नेहिता जिसको न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं, तो मैं यहां पर NU लिख रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, विद्युत ऋणता के, किसके, विद्युत ऋणता के। जितना ज्यादा विद्युत ऋणता होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम रहती है, इसलिए हमारे पास उल्टा रहता है। क्लियर। मेरे हिसाब से इस चीज में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले सर अगर हमारे पास मान लीजिए एक चीज और है, यहां पर मैंने कहा क्या, बोले सर अगर मान ले कि हमारे पास ना तो वर्ग की बात हो रही है ना ही हमारे पास त्रिविम बाधा से कोई चीज डिसाइड हो रही है, तो फिर उस वाले केस में कैसे देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व है वो भी समान है, जैसे दोनों में ऑक्सीजन हो, और तो उस वाले केस में अपन कैसे डिसाइड करेंगे, उस वाले केस में अपन कैसे डिसाइड करेंगे, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व समान हो, इलेक्ट्रॉन देने
वाला तत्व समान हो, तत्व समान हो, तो उस वाले केस में आपको क्या करना है कि नाभिक स्नेहिता जो रहती है वो समानुपाती होती है किसकी, क्षारकता के। मतलब जितना ज्यादा क्षारीय सामर्थ्यता रहेगी उतना ज्यादा अच्छा वो नाभिक स्नेही होगा। क्लियर? ये बस चीज है, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डन। अब हम बात करते हैं, जो अपन बात कर रहे हैं अभिक्रियाओं की, कि सबसे पहले हमारे पास जो अभिक्रिया आती है वो मेनली दो ही तरीके की आएगी यहां पर। एक है SN1 और एक है SN2। अगर SN2 की बात करें, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी है एकाण्विक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं अपन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अब इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। हमारे पास मैकेनिज्म वगैरह क्रियाविधि तो अपन देखेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सर हमारे पास यहाँ पर माइंड मैप है ना। तो क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, इसकी द्विअणुक है तो हमारे पास इसकी अणुसंख्यता कितनी हो गई, 2। कोटि इसकी 2 होती है। कोटि का कैसे पता चलता है, क्योंकि जब अभिक्रिया की दर की बात करते हैं तो ये एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर तो निर्भर करती ही करती है, साथ ही साथ में हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा उसकी सांद्रता पर भी डिपेंड करेगी। तो एक और एक, इसकी कोटि कितनी होगी हमारे पास, 2 हो गई। एक ही पद में संपन्न होती है। यहां पर जो मध्यवर्ती है वो क्या बनता है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था होती है। मध्यवर्ती क्या होती है, संक्रमण अवस्था होती है। उस संक्रमण अवस्था में हमारे पास जो लिविंग ग्रुप यानी कि जो हेलोजन है वो निकल रहा होता है, और जो नाभिक स्नेही है वो आक्रमण कर रहा होता है। मतलब कोई भी बंध टूटा नहीं होता कंप्लीटली, और मध्यवर्ती कार्ब आयन का निर्माण नहीं होता है किसमें, SN2 अभिक्रिया में। तो अगर मध्यवर्ती कार्ब आयन का निर्माण नहीं होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर पुनर्विन्यास की कोई संभावना नहीं है। क्लियर? एप्रोटिक विलायक फेवर करते हैं यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर जो क्रियाशीलता है वो व्युत्क्रमानुपाती दिख रही है हमें किसके, त्रिविम बाधा के। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहां पर मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। तो इसमें हमारे पास मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रहता है कि RC, यहां पर हमारे पास ये कार्बन है, यहां पर मान लेते हैं हमारे पास R है, यहां H मान लिया मैंने, यहां D मान लिया। तो यहां से X निकल रहा होता है, यहां से जो NU है वो आ रहा होता है। तो यहां पर 5-5 आ गए, तो इसकी वजह से इसको अटैक करने में प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में आक्रमण करने में दिक्कत होती है। और यहां पर 5-5 जब जुड़े हुए हैं, कंप्लीटली नहीं जुड़े हुए हैं, इवन ये दोनों बॉन्ड, दोनों बंध जो है, बट यहां पर इसके स्थायित्व तब ज्यादा होगा जब ये बहुत छोटे रहने वाले हैं। इसलिए जो हमारे पास यहां पर है कि त्रिविम बाधा के इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसलिए यहां पर जो क्रम देखोगे आप तो हमारे पास इसका क्रम ये है। और यहां पर अगर बात करोगे तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी अच्छी क्या रहने वाली है हमारे पास, SN2 की जो अभिक्रिया की दर है वो रहने वाली है, उतनी ज्यादा क्या रहेगी हमारे पास, SN2 की दर। क्लियर? ये आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर प्रतिपन होता है। प्रतिपन का मतलब आप सभी को पता होगा, इन्वर्जन। इसको वोल्टन इन्वर्जन भी बोलते हैं। इन्वर्जन में क्या है कि अगर कार्बन किरेल है तो उस किरेल कार्बन का जो भी विन्यास होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर R है तो S हो जाएगा उत्पाद में, और अगर क्रियाकारक में S है तो उत्पाद में R हो जाएगा। अब अपन बात, अच्छा यहां पर एक ही पद में हो रहा है तो इसका अगर ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनता है। एक ही पद में एक ही हमारे पास यहां पर पीक बनेगी। जब अपन बात करते हैं हमारे पास एकाण्विक यानी कि SN1 अभिक्रिया में, तो कोटि जो होती है इसकी 1 होती है, और अणुसंख्यता कितनी होती है हमारे पास, 1। क्लियर? तो यहां पर रेट 1 क्यों होती है कोटि, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ओनली Rx की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर आपको बोला जाए कि एकाण्विक अभिक्रिया है, एकाण्विक नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, और यहां पर जो हमारा नाभिक स्नेही उसकी सांद्रता बढ़ाते जा रहे हैं, तो दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर ही नहीं करती है, इसीलिए कोटि 1 है। सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, और एल्किल हैलाइड में से द्विपदीय होती है, तो पहला पद जो होता है वही दर निर्धारक होता है, क्योंकि उस वाले केस में हमारे पास क्या होता है कि हेलोजन जो है वो निकल रहा होता है और कार्ब धनायन का निर्माण होता है, कार्ब धनायन बनता है। अब इसका मतलब यह कि सर अगर यहां पर कार्ब धनायन बन रहा है तो हम एक चीज बोलेंगे क्या, कि यहां पर तो पुनर्विन्यास होगा, तो यहां पर पुनर्विन्यास संभव है।
दूसरा प्रोटिक विलायक के लिए सही रहता है, क्योंकि हमारे पास कार्ब धनायन वगैरह बन रहे हैं, धनायन एनायन बन रहे हैं, तो उसको प्रोटिक जो विलायक है वो विलायकन ऊर्जा से स्थायित्व प्रदान कर देता है। क्रियाशीलता जो है हमारे पास, जो मध्यवर्ती बन रहा है कार्ब धनायन, उसके समानुपाती, उसके स्थायित्व के समानुपाती होता है। तो जितना ज्यादा कार्ब धनायन का स्थायित्व होगा उतनी ज्यादा क्रियाशीलता रहने वाली है। और ये बात आप सभी को पता है कि अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो उसका कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी बनेगा, अगर अपन तुलना करें 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का ज्यादा स्थायी होगा तुलना करें 1 डिग्री से। इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है उसका रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसका जो क्रम आने वाला है वो हमारे पास ये आता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और उसके बाद MEX। MEX का कोई लेना देना है नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पर SN1 होगी नहीं। और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम ही है। अगर मैं एल्किल हैलाइड के लिए बात करूं, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी SN1 फास्ट होगी। यहां पर भी यही क्रम था, RI, RBr, RCl, RF, और यहां पर भी सेम यही है, बट इसका क्रम जस्ट उल्टा है। क्लियर? इसका क्रम जस्ट उल्टा है। क्लियर? यहां पर SN2 का एक क्रम और बता देता हूं, वैसे हमारे नीट में वो, अच्छा ग्राफ की बात करें तो दो पद में संपन्न होती है, तो यहां पर कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है इसका। यहां पर अगर SN1 का ग्राफ देखोगे तो हमारे पास इस तरीके का बनता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज, वैसे हमारे पास नीट में नहीं पूछते हैं, बट फिर भी मैं आपको SN2 का अगर मैं क्रम की बात करूं, हमारे पास SN2 के अगर क्रम की बात करूं तो हल्का सा मैं आपको बता देता हूं, कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो। हमारे पास सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है वो होता है RC+O CH2X। ये हमारे पास SN2 अभिक्रिया में सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, इसको बोलते हैं एल्फा। ये एल्फा कार्बन है तो एल्फा हेलोकीटोन, एल्फा हेलोकीटोन जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, एल्फा हेलोकीटोन। इसके बाद हमारे पास जो आता है, देन आता है हमारे पास MEOCH2X, और इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास MEX। देन हमारे पास बेंजाइल, क्योंकि जितना ज्यादा -I लगता है उतनी SN2 को फायदा होता है, उतना ज्यादा क्या होता है SN2। तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो समूह होते हैं, वो SN2 को सपोर्ट करते हैं। SN2 को क्या करते हैं? सपोर्ट। SN2 को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? SN1 को नहीं करेंगे, क्योंकि SN1 में तो हमारे पास कार्ब धनायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो समूह है वो सब के सब कार्ब धनायन के स्थायित्व को कम करते हैं। तो वहां पर SN1 को वो फेवर नहीं करते, किसको सपोर्ट करते हैं? SN2 को। इसलिए ये हमारे पास यहाँ पर जो इनकी दर है वो हमारे पास ज्यादा रहने वाली है। इसके बाद आता है हमारे पास एलाइलिक, जिसको बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH, और देन क्या आ गया CH2X, और उसके बाद वही 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, और देन क्या आ गया 3 डिग्री। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, वो क्या है कि अगर मैं बात करूं आपसे इन यौगिकों की, कौन सा, कि हमारे पास ये जो है ये कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं, ना SN1 ना SN2, ये जो हमारे पास है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये ब्रेडेट्स रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब ब्रेडेट्स रूल के अकॉर्डिंग यहां पर कैटायन बनेगा तो भी दिक्कत है, और अगर ये 3 डिग्री है तो SN1 के तो कोई चांस ही नहीं है। एक मतलब 3 डिग्री है तो SN2 के तो कोई चांस नहीं है, और यहां पर अगर SN1 कराते हो तो प्लस बनेगा, और अगर हमारे पास ये जो ब्रिज कार्बन है इसका संकरण sp2 नहीं होना चाहिए जब तक कि रिंग का साइज 8 से ज्यादा ना हो जाए। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, वो है हमारे पास कि अगर ऐसा कुछ बना हुआ है तो ये भी हमारे पास जनरली SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन नहीं देता है। वो कौन सा है? ये नियो वाला। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर देखोगे तो इसका डिग्री है 1, तो सर SN2 तो अच्छी दे देगा, बट ये SN2 नहीं देता है, क्योंकि यहां पर ये जो ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है। तो यहां पर बोल देंगे हमारे पास ये जो ग्रुप्स है, ये जो हमारे पास कंपाउंड्स है, इसके अलावा एक कंपाउंड और लिख दीजिए हमारे पास विनाइलिक वाला CH2 CH और ये X। ये जो हमारे पास यौगिक है ये SN1 एवं SN2 दोनों अभिक्रिया नहीं देते हैं। SN1 एवं SN2 दोनों अभिक्रिया नहीं देते हैं। क्लियर? ये आपको लिखना है। अब अपन बात करते हैं हमारे पास बाकी की अभिक्रियाओं के बारे में, तो उनमें हमारे पास जो नेक्स्ट अभिक्रिया आती है वो है हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर बात करोगे RX के साथ KCN की वगैरह AgCN, अगर
Cn और NO2 को अगर देखोगे तो ये उभयदंतुक नाभिक स्नेही ही है। क्या है? उभयदंतुक नाभिक स्नेही, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन देने का जो काम है वो दोनों परमाणु कर सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, मतलब एक से ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर ये K प्लस और Cn माइनस है, ये आयोनिक है, तो कार्बन के ऊपर माइनस आ रहा है, तो कार्बन के पास माइनस आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है वो नाइट्रोजन से ज्यादा कार्बन की रहेगी, तो इसलिए यहां पर जो बनता है वो RCN बनता है। बट यहां पर अगर बात करें तो ये कोवेलेंट है, उप सहसंयोग मतलब सहसंयोजक यौगिक है, तो इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास कि कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देने को, नाइट्रोजन ही जुड़ेगा यहां पर, तो यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो आइसोनाइट्राइल बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेम चीज यहां पर आएगी, तो ये आयोनिक है, तो आयोनिक जब आएगा तो हमारे पास K प्लस और NO2 माइनस, तो K प्लस और NO2 माइनस बनाओगे तो ON डबल बॉन्ड O, तो O माइनस की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो यहां पर जो उत्पाद बनता है वो RON डबल बॉन्ड O, नाइट्राइटो बनता है। ये नाइट्राइटो है, ये क्या है? नाइट्राइटो। बट अगर मैं यहां पर बात करूं इस वाले केस में, तो ये कैसा है हमारे पास? उप सहसंयोजक मतलब सहसंयोजक, कोवेलेंट, तो इसमें हमारे पास जो बंध बनेंगे वो हमारे पास इस तरीके से बनेंगे, N द्विबंध O। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन भी न्यूट्रल है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर भी चार्ज नहीं है और ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज नहीं है, बट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की, इसलिए यहां पर जो बनता है वो बनता है RnO2, तो ये बनता है नाइट्रो। क्या बनता है? नाइट्रो, RN द्विबंध O और यहां पर सहसंयोजक बंध, तो ये बन गया नाइट्रो। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें थी। क्लियर? अब अपन इससे आगे अगर बात करें तो वो है हमारे पास विलोपन अभिक्रिया है, जो कि अपन हाइड्रोकार्बन में कर चुके हैं ऑलरेडी। ये अपन क्या कर चुके हैं? हाइड्रोकार्बन में कर चुके हैं कि अगर हमारे पास यहां पर R CH3 CH CH और CH3, अगर मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है, यहां पर जुड़ा हुआ है X और यहां पर ये H है, यहां पर भी H है, और इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करा दूं? एल्कोहलिक KOH के साथ करा दे अपन, एल्कोहलिक KOH दे रखा है, या फिर एल्कोहलिक KOH दे रखा हो, या फिर हमारे पास क्या दे रखा हो यहां पर NaNH2 दे रखा हो, तो यहां पर एलिमिनेशन अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया, E2 अभिक्रिया, तो ये अल्फा कार्बन, इसके पास वाले बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन जाता है, तो एक उत्पाद बनता है हमारे पास CH3CH द्विबंध, ये H ये X जाएगा, CH CH3, और V हाइड्रो एलोजिनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास ये भी जा सकते हैं, तो उस वाले केस में CH3CH2, ये CH2 ही रहेगा इस बार, और ये CH द्विबंध CH2। ये अभिक्रिया अपन बेटा हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। ये जो उत्पाद होता है वो मुख्य है और ये अल्प होता है। क्लियर? इसको सहजैव उत्पाद बोलते हैं, उसको हॉफमैन बोलते हैं। ये सारी चीज अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर अगर बात करें तो नेक्स्ट आती है धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया भी अपन पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे पास एक जो नई चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं? अगर हमारे पास धातु और कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हो, कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या जुड़ा हो? धातु जुड़ा हो। यहां पर क्या है? कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या जुड़ा हो? धातु, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? कार्बधात्विक यौगिक। उनको क्या बोलते हैं? कार्बधात्विक यौगिक। तो कार्बधात्विक यौगिक का जो उदाहरण है हमारे पास, वो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है RMgX, ग्रिन्यार अभिकर्मक। ग्रिन्यार अभिकर्मक ये हमारे पास इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्लियर? तो ये हमारे पास वुड्स अभिक्रिया अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसमें? 11th क्लास में। साथ ही साथ में जो ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया है वो भी पढ़ चुके हैं। फिर से बता देता हूं कि अगर RMgX की अपन अभिक्रिया कराते हैं R-X के साथ, तो यहां पर जो उत्पाद बनता है वो क्या बनेगा हमारे पास? ये R-X है, इसके ऊपर आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश। जब कभी भी कार्बन धातु के साथ आएगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? ऋणावेश, तो ये इस पर जाएगा। यहां पर क्या बन गया हमारे पास? R बन जाता है, साथ में Mg, और ये क्या बन जाएगा? X2, ये बन जाएगा। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं अपन पढ़ चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हमारे पास जो आता है वो है हेलोएरीन। नेक्स्ट जो हमारे पास इस चैप्टर का पार्ट है वो क्या है? हेलोएरीन। तो हेलोएरीन की अगर मैं बात करूं तो हेलोएरीन में हमारे पास क्या आएगा कि हेलोएरीन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि कैसे निर्माण करते हैं, विरचन यानी कि प्रिपरेशन मेथड। तो पहले दे रखा हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये अपन कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये टोलुइन दे रखा है और इसकी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि X2 के साथ अपन करवा रहे हैं,
और यहाँ पर लुईस एसिड FeCl3 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है ना, ओनली धातु भी हो सकता है Fe वगैरह। तो इलेक्ट्रॉन इसने यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इसने मिलेगा, वो मिलेगा X+। तो वो CH3 का कौन सा प्रभाव है बेटा सर, प्लस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, उसकी वजह से ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन इसने ही हेलोजन है, वो उसके ऑर्थो और पैरा पर चला जाएगा। इसके बाद की जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। कौन सी दे रखी है हमारे पास, एमिनो से सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा। सैंडमायर अभिक्रिया किसको बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एमीन की जब अभिक्रिया, एमीन में भी कौन सा, एनिलीन की अभिक्रिया जब अपन करवाते हैं किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। NaNO2 और HCl की अभिक्रिया करवाते हैं अपन, NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही जब रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डाईएजोनियम लवण बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लवण, ये हमारे पास बन गया। अब ये जो है ये हमारे पास काम का है और यही हमारे पास अभिक्रिया जो है सैंडमायर अभिक्रिया जो बोलते हैं, इसे आगे वाली अभिक्रिया को ही बोलते हैं। वो क्या है हमारे पास कि अगर मान लीजिए यहां पर मैं अभिक्रिया कराता हूं किसके साथ, Cu2X2 के साथ, Cu2X2 और साथ में आता है HX। ये HX यहां पर ध्यान रखना, कॉपर का भी ऑक्सीकरण कितना होता है +1। तो ये X क्या क्या हो सकता है हमारे पास, X हो सकता है Cl और Br। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया इसको बोलते हैं। तो यहां पर क्या जाएगा, N2 निकल जाएगा और X लग जाएगा, ये X लग गया, साथ में N2 निकल गया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया। अगर मान लीजिए इसी अभिक्रिया में मैं CuX2 की जगह Cu और साथ में HX ले लेता हूं, X वही सेम, X क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इस वाली अभिक्रिया से भी अपन को जो प्रोडक्ट मिलेगा, उत्पाद मिलेगा, वो सेम ही मिलता है, कौन सा, X + N2। बट अब इस अभिक्रिया का जो नाम है वो है गाटरमान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, गाटरमान अभिक्रिया। मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। इसके अलावा क्या हम कुछ और भी बना सकते हैं, यस बना सकते हैं कि अगर मैं इसकी अभिक्रिया Ki के साथ करा देता हूं तो उस वाले केस में अपन को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आयोडीन भी मिल जाता है, क्या मिल जाएगा, आयोडीन, क्लियर। और HbF4 के साथ करवा दे अपन, यहां करवा देता हूं मैं, अगर HbF4 के साथ करवा देता हूं तो उस वाले केस में अपन को फ्लोरोबेंजीन भी मिल जाएगा, हीट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास डाईएजोनियम N2+ Cl-। इसकी अभिक्रिया मैंने पहले कराई HbF4 के साथ। तो ये एक हमारे पास अकेला ऐसा कंपाउंड बनता है जो स्टेबल होता है, ये बन गया हमारे पास N2+ और यहां पर क्या है BF4-। अब इसको अपन आगे क्या करते हैं, गरम, तब जाके हमें क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन, तब जाके अपन को क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिलता है, ये है हमारे पास, क्लियर है। तो ये है हमारे पास हेलोएरिन बनाने के विधियां। अब आती है इनकी हमारे पास अभिक्रिया। तो उनकी अभिक्रिया में जो पहला है वो है नाभिक रागी अभिक्रिया या नाभिक स्नेही अभिक्रिया। तो अगर मैं बात करूं यहां पर नाभिक स्नेही अभिक्रिया की, तो एरिल एलाइड जो है वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया इजीली नहीं देते हैं। एरिल एलाइड्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति निम्नलिखित कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं, कम क्रियाशील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कारण है, पहला कारण है हमारे पास अनुनाद की वजह से। अनुनाद की वजह से क्या होगा हमारे पास, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है उसमें एरिल हैलाइड मतलब जो हैलाइड है X, इसका क्या होता है, अनुनाद होता है। तो इस अनुनाद की वजह से यहां पर आंशिक धनावेश के लक्षण आ जाते हैं बंध में। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया ये X, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये अब ऐसे ही घूमता रहेगा हमारे पास, इस पर कौन सा आ गया प्लस। तो ये आंशिक धनावेश के चार्ज है जिसकी वजह से। दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारे पास CX आबंध। CX जो बंध है उसमें कार्बन परमाणु का संकरण में अंतर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एरिल हैलाइड में, तो एरिल हैलाइड में जो संकरण होता है वो रहता है हमारे पास sp2, जो कि स्टार्टिंग में भी बात की। और अगर एल्किल हैलाइड की बात करूं तो उस वाले में कार्बन का जो संकरण रहता है वो रहता है sp3, जिसकी वजह से अगर मैं बंध लंबाई की बात करूं तो इसकी बंध लंबाई अराउंड 167 पिकोमीटर के आसपास होती है, जबकि इसकी बंध लंबाई जो है अराउंड 180 पिकोमीटर का। ये डेटा याद नहीं रखना है, डेटा याद नहीं रखना है।
इनके आसपास रहते हैं, इसका मतलब इसकी बंध लंबाई ज्यादा है तो ये बंध इजीली टूट सकता है, यहां पर बंध लंबाई कम है इसलिए बंध इजीली नहीं टूटता है। तीसरा यह कि फेनिलदनायन भी क्या रहता है, अस्थायी रहता है। फेनिलदनायन क्या है हमारे पास, फेनिलदनायन है हमारे पास ये कि फेनिलदनायन की अगर मैं बात करूं कि बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो ये भी क्या रहता है, अस्थायी रहता है। इन कारणों की वजह से हमारे पास SN1 और SN2 दोनों ही अभिक्रियाएं एरिल हैलाइड्स नहीं देते हैं, जो अपन ने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। क्लियर है। अब यहां पर जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कि हमारे पास कौन कौन सी अभिक्रिया है। तो अब अगर अपन यहां पर रिएक्शन करवाए इसकी, तो यहां पर हमारे पास रिएक्शन है कि अगर क्लोरो को हटाना ही है, मेरे को क्लोरीन को क्या करना है, मेरे को हटाना ही है, तो यहां पर NaOH 623 केल्विन पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है, तब जाके यहां पर Cl हटके क्या लगेगा, OH। NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो OH माइनस आएगा, मतलब O माइनस बन जाएगा यहां पर। क्लियर, क्योंकि ये क्या है, क्षार है, तो इसलिए यहां पर H एसिडिक अम्लीय हाइड्रोजन नहीं रह सकता, उसके लिए अपन यहां पर अम्लीय माध्यम करते हैं और ये बन गया फिनॉल। अब अगर मान लेते हैं रिजल्ट में ये पता चलता है प्रयोगशाला में जब अपन अभिक्रिया कराते हैं कि अगर इस रिंग की क्लोरीन के सापेक्ष अपन ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा दे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा दे जिसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, तो अभिक्रिया इजीली होने लगती है कि अगर मैंने एक NO2 लगाया पैरा पोजीशन पर, -m प्रभाव होता है इसका, तो ये अभिक्रिया आप देख रहे हो 623 केल्विन की जगह 443 केल्विन पर ही आ गई है। क्लियर, ये हमारे पास बन गया। और अगर मान लीजिए मैं और कम कर देता हूं, अगर मैं क्या कर देता हूं, एक NO2 और लगा दिया मैंने, यहां पर आप देखोगे कि मैंने एक NO2 और लगा दिया, तो उस वाले केस में हमारे पास ये जो अभिक्रिया हो रही है ये 368 केल्विन पर ही आ गई। किस पे आ गई, 368 केल्विन पर। क्यों, क्योंकि यहां पर 2-2 -m लगे हुए हैं। और अगर मान लीजिए 3-3 -m लगा दूं मैंने यहां, जो कि यहां पर हमारे पास लगे हुए हैं, अगर अपन 3-3 -m लगा दे तो उस वाले केस में हमारे पास क्या बनेगा कि नॉर्मली वाटर के साथ अभिक्रिया कराए और गर्म करे तो ही हमारे पास क्या बन जाता है, यहां पर ये बन जाएगा NO2 OH, NO2 का NO2 आ गया, यहां पर भी NO2 आ गया, यहां पर भी NO2 आ गया, इसका नेम है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। तो ये पिक्रिक अम्ल बन जाता है बहुत आसानी से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लिविंग ग्रुप, वो हैलोजन निकलेगा जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह के ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर होगा। इसके लिए हमारे पास यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अगर यहां पर अगर देखोगे आप Cl, Br और NO2 दे रखा है ना, तो अब यहां पर NaSH के साथ जब मैं अभिक्रिया कराता हूं तो आपको ये देखना है कि हमारे पास कौन सा समूह यहां से जाएगा, Cl या Br। तो यहां पर देखो ब्रोमीन अच्छा निष्कासित समूह है, बट ये NO2 -m ये लगा हुआ है इसके क्लोरीन के पैरा पर, तो इसलिए यहां पर ब्रोमीन ना जाके क्या जाता है, क्लोरीन जाएगा, और यहां पर आ जाएगा SH, ये आ गया Br और ये NO2। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि वो ग्रुप जाता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह यानी कि -m प्रभाव जिसका है उसके ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर लगा हो, बट ये दोनों तो एक दूसरे के मेटा पर, इसलिए ब्रोमीन नहीं निकला है। इसकी जो क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म होती है, वहां से ये चीज समझ में आती है। क्लियर। लास्ट हमारे पास यहां पर जो रिएक्शन है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही नाम प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये अपन हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन है, ये सब वही है, हेलोजिनीकरण, ये है हमारे पास नाइट्रीकरण। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है वो NO2 प्लस होगा। यहाँ पर ओलियम के साथ कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही रहता है वो क्या रहता है हमारे पास, SO3। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा वो क्या रहता है, X प्लस, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही रहेगा वो क्या रहता है हमारे पास, R प्लस। ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्कलीकरण, ये है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, R या PH C डबल बॉन्ड O प्लस। ये सब हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो ऑर्थो एवं पैरा पर चले जाएंगे, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर क्या आ गया R, यहाँ पर R, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास R C डबल बॉन्ड O, R या PH जो भी आएगा यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O R या PH। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला जो उत्पाद है वो मेजर है हमारे पास। यहाँ पर X आ गया, ये मेजर, ये माइनर, मतलब ये मुख्य, ये अल्प। ये हमारे पास NO2 आ गया, ये मुख्य, ये हमारे पास क्या आ गया, अल्प। यहाँ पर सेम चीज SO3H मुख्य पैरा वाला, और ये क्या आ गया, अल्प। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। लास्ट हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो आती है हमारे पास कौन सी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में जो है हमारे पास क्लोरोफॉर्म आता है। क्लोरोफॉर्म एक इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यौगिक है, उससे हमारे पास DDT
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का निर्माण होता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, क्लोरेल की अभिक्रिया कराते हैं अपन। किसकी अभिक्रिया कराते हैं? क्लोरेल की अभिक्रिया कराते हैं। क्लोरेल क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ। किसकी अभिक्रिया? इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? क्लोरोबेंजीन के साथ। यहां पर ये H आ गया और ये एक और क्लोरोबेंजीन आ गया हमारे पास। ये इनके साथ अभिक्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसके साथ करवाते हैं? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहां पर देखते हो कि हमारे पास क्या निकलेगा, यहां से H2O निकल जाता है और ये जैसे ही H2 निकलेगा तो क्या बना हमारे पास? जो भी आपको उत्पाद दिखाई दे रहा है यही हमारे पास DDT है। यही हमारे पास क्या है? DDT। इसके पैरा पोजीशन पर, इसकी पैरा पोजीशन कौन सी है? ये Cl। और सेम चीज यहां पर आ जाएगा, इसकी पैरा पोजीशन कौन सी है? Cl। ये हमारे पास आ गया DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगर ये क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया में एयर यानी कि हवा और मतलब लाइट के प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में करवाए तो ऑक्सीकरण हो जाता है और यहां पर एक विषैली गैस मिलती है COCl2। कौन सी गैस मिलती है? COCl2। अगर अपन को ये पता लगाना है कि विषैली गैस प्रेजेंट है या नहीं है, ये COCl2 है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है संरचना। अगर अपन को ये पता लगाना है कि ये है या नहीं है, तो अगर मैं इसकी अभिक्रिया C2H5OH के साथ कराता हूं तो यहाँ पर Cl अच्छा निष्कासित समूह है तो Cl निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास डाई इथाइल कार्बोनेट C2H5 और यहाँ पर भी क्या आ गया? OC2H5। ये बन जाता है हमारे पास। क्लियर है? ये हमारे पास है। अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूं, जो आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है वो ये है कि सर कब SN1 अभिक्रिया होगी, कब SN2 अभिक्रिया होगी, इसके बारे में पता नहीं चलता है। SN2 और SN1 अभिक्रिया में से कब कौन सी अभिक्रिया होनी है उसके बारे में आपको पता नहीं चलता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लास्ट में ब्रह्म ज्ञान के थ्रू चीजें बता देता हूं कि अगर हमारे पास 3 डिग्री RX दे रखा है, एल्केल हैलाइड कितना है? 3 डिग्री, तो उस वाले केस में हमारे पास जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? SN1। इसमें SN2 हो ही नहीं सकती। क्लियर? अगर हमारे पास क्या दे रखा है? MEX या फिर 1 डिग्री हैलाइड दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 डिग्री RX है, तो इस वाले केस में हमारे पास जो अभिक्रिया होगी स्टेबल स्थायी कार्बन आयन तो बनेगा नहीं, तो और त्रिविम बाधा सबसे कम रहने वाली है, इसलिए यहां पर जो अभिक्रिया होती है वो होती है SN2। बात जो आती है वो पूरी है हमारे पास 2 डिग्री हैलाइड की। तो अगर 2 डिग्री RX दे रखा है, 2 डिग्री RX दे रखा है और यहां पर हमारे पास प्रबल नाभिक स्नेही दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? प्रबल नाभिक स्नेही। प्रबल नाभिक स्नेही। प्रबल नाभिक स्नेही कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास आ गया I-, OH-, SH-, CN-, मतलब जो एनायन वाले हैं, जो ऋणायन है वो सब, तो ये SN2 अभिक्रिया को प्रीफर करते हैं, प्राथमिकता किसको देते हैं? SN2। और अगर हमारे पास दुर्बल नाभिक स्नेही हो, दुर्बल मतलब जो उदासीन है, कौन से हैं? उदासीन। ये चाहे तो आप वहां पर लिख सकते हो, मैं अभी लिख दूंगा आपको, जहां पर अपन ने SN1 और SN2 की बात की है। दुर्बल नाभिक स्नेही जैसे कि हमारे पास H2O आ गया, ROH हो गया, या फिर हमारे पास RSH हो गया, है ना। ये सब क्या है? दुर्बल नाभिक स्नेही। तो ये अभिक्रिया कौन सी देंगे? SN1। सर अगर मान लीजिए हमारे पास ना तो ये दे रखा है कि हमारे पास विलायक ही नहीं दे रखे, अगर क्या नहीं दे रखे? विलायक नहीं दे रखे, तो फिर आपको सॉल्वेंट से पहचान सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। अगर हमारे पास प्रोटिक विलायक है, वो एप्रोटिक विलायक है, अगर एप्रोटिक है तो एप्रोटिक विलायक में क्या होता है हमारे पास? एप्रोटिक विलायक में SN2, और अगर प्रोटिक विलायक है तो उस वाले केस में SN1 होता है। क्लियर? डन। अगर कभी आपको, ये मैं बता देता हूं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए बता रहा हूं, H2O प्लस एसीटोन दे रखा है तो उस वाले केस में आप SN1 अभिक्रिया कराना। बट अगर कभी आपको एसीटोन प्लस NaI वगैरह दे रखा है तो इस वाले केस में आपको कौन सी अभिक्रिया करानी है? SN2। क्लियर? ये वाली चीज के साथ ही हमारा इस चैप्टर का
जो काम है वो पूरा होता है। ये लास्ट जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर भी लिखा देता हूँ। जब अपन ने SN1 SN2 बात की है कि यहाँ पर जो हमारे पास है वो नाभिक स्नेही कैसा हो, ऋणायन नाभिक स्नेही। यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि जो द्विअणुक अभिक्रिया है इसमें ऋणायन नाभिक स्नेही प्रेफर करते हैं, ऋणायनिक नाभिक स्नेही। जैसे हमारे पास क्या आ गया, मैंने आपको उदाहरण दिए थे अभी, I माइनस, Br माइनस, SH माइनस, RS माइनस, ये सभी क्लियर। और जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं एकाणुक में तो यहां पर उदासीन नाभिक स्नेही होते हैं, उदासीन नाभिक स्नेही। उदासीन नाभिक स्नेही में कौन कौन आ गया, जैसे RSH आ गया है, ROH आ गया है, क्लियर। ये सभी जो हमारे पास है, H2S आ गया है, H2O आ गया है, ये सभी क्या है हमारे पास, उदासीन नाभिक स्नेही है। तो ये सब SN1 को प्राथमिकता देते हैं। इसी के साथ हमारा जो एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। गृह कार्य की अगर मैं बात करूं तो गृह कार्य में आपको क्या करना है, PYQ करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और साथ ही साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ये आपका गृह कार्य है। जैसे ही आपका क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट होता है और देन आप जब ये रिवाइज करते हो यहाँ से माइंड मैप से, तो तुरंत आपको ये काम कर लेना है, क्लियर है। इसी के साथ बेटा हम लेते हैं आप सभी से विदा। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप इस चैप्टर से हेल्प से आप अपने लिए बहुत कुछ यूज कर सकते हो। जब कभी भी आपको रिवीजन करना हो तो आप बहुत ही आराम से, बहुत ही कम समय में ये चीज रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू।